नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सिक्स सेमेस्टर की इकोनॉमिक बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया फर्स्ट पार्ट की, जिसमें हम यूनिट वन का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जानेंगे। हालांकि इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन तब भी हमें पढ़ के जाने की आवश्यकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो ज़्यादातर पर्यावरणीय समस्याएं अवनयन और मानव जनसंख्या और मानव द्वारा संसाधनों के उपभोग में वृद्धि से जुड़ी हैं। पर्यावरण जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि पर्यावरणीय अवनयन अवनयन की और मानव जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसके कारणों के कारण जो पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न। इसके अंतर्गत जो प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन है, जैव विविधता का क्षरण है और अन्य प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि शामिल होती हैं। पर्यावरणीय अवनयन के साथ मिलकर जनसंख्या चरमघाती दर से हो रही वृद्धि तथा मानव द्वारा उपभोग के बदलते प्रतिरूप लगभग सारी पर्यावरणीय समस्याओं के मूल कारण है। संसाधन न्यूनीकरण। संसाधन न्यूनीकरण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का मनुष्य द्वारा अपने लाभ हेतु इतनी तेजी से दोहन करना कि जो प्रकृति है उसका पुनर्भरण ना कर सके, मतलब उसे वापस से स्थापित ना कर सके। इस तेजी से उसका जो उपयोग है उस उतना करना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संसाधन शरण के लिए जनसंख्या के दबाव, तेज वृद्धि दर और लोगों के उपभोग प्रतिरूप का प्रभाव जिम्मेवार माना जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा है, संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं, लेकिन गैर नवीकरणीय संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अनवीकरणीय संसाधनों का तेजी से दोहन उनके भंडारण को समाप्त कर मानव जीवन के लिए कठिन परिस्थितियां पैदा कर सकता है। कोयला, पेट्रोलियम या धात्विक खनिज इसके अंतर्गत आते हैं, और जिस तेजी से मनुष्य इनका दोहन कर रहे हैं एक ना एक समाप्त हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं, मनुष्य द्वारा तेजी से प्रयोग इतनी तेजी से प्रयोग में लाए जा रहे हैं कि उनका प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्भरण उनकी तेजी से संभव नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार वे अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आ जाएंगे। नवीकरण जैसे जल विद्युत है, जो डैम ये सब है, तो उसमें पानी का यूज इस तरीके से किया जा रहा है कि पानी जो है वो सारा पानी का जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ रहा है, और इससे जो वनों की कटाई है वो भी ज़्यादा हो रही है। खेती के लिए बहुत सारे वन काटे रहे जा रहे हैं, जिस कारण से जो वृक्ष है वो पहले की मात्रा में अब कम होते जा रहे हैं। तो उनके उपयोग, और फिर जो हम सौर ऊर्जा है उसका भी उपयोग कर रहे हैं, उसके कारण जो हमें कई प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, खनिजों की, सोलर पैनल होता है उसे बनाने के लिए, लेकिन वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो यही सब कारण है, ये सब उसी श्रेणी में आ जाते हैं। जो पवन चक्कियाँ हम लगाते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है उसे लगाने के लिए, तो इस वजह से भी हमें लैंड की आवश्यकता पड़ती है। अब प्रदूषण की बात आ जाती है, तो प्रदूषण अथवा पर, पर्यावरण प्रदूषण उस स्थिति को कहते हैं जब पर्यावरण के अंदर कोई ठोस पदार्थ या गैस प्रवेश कर जाती है। यदि इसकी गति इतनी तेज हो कि सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा इसका परिक्षेपण या पुनर्चक्रण अथवा अहानिकारक रूप से संरक्षण न हो सके, तो इस प्रकार प्रदूषण बढ़ जाता है। इस प्रकार प्रदूषण के दो स्पष्ट सूचक हैं, किसी पदार्थ या ऊर्जा का पर्यावरण में प्रवेश करना और उसका प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति हानिकारक या अवांछित होना। इस तरह के अवांछित तत्व प्रदूषक या दूषक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण इत्यादि इस इत्यादि प्रकार इस आधार पर निश्चित किए जाते हैं कि पारितंत्र के हिस्से में दूषित तत्व का प्रवेश होता है। वहीं दूसरी ओर रेडियोधर्मी प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, ध्वनि या द्रव प्रदूषण इत्यादि प्रकार प्रदूषक के खुद के प्रकार पर आधारित वर्गीकरण है। जलवायु परिवर्तन की अब हम बात कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन हमारे जीवन में हमने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं। जलवायु परिवर्तन उनमें से एक है। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर जो है मौसम में परिवर्तन होता है। मौसम से हमें बहुत लाभ होता है, लेकिन जब मौसम में मौसम में परिवर्तन होने लग जाते हैं तो इससे हमारी फसलों पर भी प्रभाव पड़ता है और मनुष्य जीवन पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैव विविधता का हाल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वृक्षों की कटाई हो रही है,
जो खेत इत्यादि है उनको उनका जो एरिया है उसको बढ़ाने के लिए वृक्ष ये सब काटे जा रहे हैं, तो इसी कारण जो वनस्पति है, जीव जंतु है, उनकी जो प्रजातियां हैं वो ह्रास हो रहा है। प्राकृतिक आपदाएं, चक्रवात, तेज तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी, अत्यधिक बारिश, सूखा आदि इसमें शामिल है। पर्यावरणीय संरक्षण की बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में असीमित प्रगति और नए नए आविष्कारों की स्पर्धा के कारण आज का मानव प्रकृति पर बेहतर विजय प्राप्त करना चाहता है। हालांकि ऐसा संभव नहीं है। इस कारण प्रकृति का संतुलन जो है वो बिगड़ गया है। वैज्ञानिक उपलब्धियों से मानव प्रकृति प्राकृतिक संतुलन की उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। दूसरी ओर धरती पर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, औद्योगिकरण और शहरीकरण की तीव्र वृद्धि से जहाँ प्रकृति के पर्यावरणीय संरक्षण को समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्रकृति पर प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है और निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर सन 1992 में ब्राजील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये एक उदाहरण के रूप में यूज कर सकते हैं आप, जो 1992 में ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, इसके बारे में आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। और इसके पश्चात जो सन 2002 है उसमें जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कर विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय सुझाए गए। फिर पर्यावरण प्रबंधन के ऊपर भी कई बातें की गई। तो और भारतीय संस्कृति में यहाँ पे पर्यावरण के बारे में बता रखा है कि प्राचीन काल से ही हमारी भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के अनेक जो घटक थे उनको, जैसे वृक्ष हो गया, उनको पूज्य मानकर पूजा जाता है। लेकिन अब ये इन चीज़ों में काफ़ी बदलाव आ गया है। पूजा अभी भी जाता है लेकिन अब उनको अलग तरीके से ही पूजा जाता है, जैसे उन पे धागे बांध दिए जाते हैं, उनके पास कूड़ी और फोटो ये सब रख दी जाती है, इत्यादि चीज़ें आती है, जिससे वहाँ पे जो है कूड़ा ज़्यादा जमा होने लग जाता है। और जो गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी नदियाँ हैं, इनको भी पवित्र माना जाता था, लेकिन अब इनको के अंदर कूड़े को ज़्यादा प्रवाहित कर दिया जाता है, जैसे फूल इत्यादि, और भी कई चीज़ें जैसे डेड बॉडीज हो गई, इनमें बहा दी जाती है। और जो कूड़ा कचरा होता है उनको भी इसी में डाल दिया जाता है। और कई नाले इसी इन नदियों से जुड़ रखे हैं। और जो फैक्ट्री फैक्ट्री इत्यादि होते हैं, जो फैक्ट्री इत्यादि होते हैं वो भी नदियों जो फैक्ट्री इत्यादि होते हैं वो भी नदियों से कनेक्ट हो रखी होती हैं। इस वजह से जो फैक्ट्रियों का गंदा जल होता है, रासायनिक जल होता है, वो सब भी उसी में प्रवाहित हो जाता है, जिस कारण वो प्रदूषित हो जाती है। अब पर्यावरण के प्रकार यहाँ पे बताए जा रखे हैं, भौतिक पर्यावरण, अभौतिक पर्यावरण। तो वैसे आपको पर्यावरण के बारे में ज़्यादा इस पोर्शन के बारे में थोड़ा कम ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप इसमें बना बना करके भी आराम से लिख सकते हैं। तो भौतिक पर्यावरण वह है जो हमारे चारों ओर आके सामने विद्यमान है, जिसे हम आंखों से छू कर आंखों से देख सकते हैं, छू कर महसूस कर सकते हैं। ये आवरण बहुत सुंदर दृश्य के रूप में हमारी आंखों के सामने रहता है। और जैसे और पर्यटन स्थल इन्हीं चीज़ों के ऊपर स्थापित होते हैं। और भी जैसे यहाँ पे भौतिक अभौतिक पर्यावरण के बारे में बात की जा रही है, वह है जो कि हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, जिसका सिर्फ अभ्यास कर सकते हैं, आस कर सकते हैं। यह भी हमारे चारों ओर व्याप्त है, यह हमें सिर्फ रीति रिवाज, धर्म तथा विश्वास इत्यादि में दिखाई देता है। इसका भी पतन आजकल के समय में देखने को मिलता है। पुराने समय में जो रीति रिवाज पूर्वजों ने बनाए थे, जो आस्था भाव का निर्माण किए थे, आज उसका पतन होते जा रहा है। तो इत्यादि बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अब भारत में पर्यावरण से संबंधित कुछ अधिनियम इत्यादि हैं, तो आप ये उदाहरण के रूप में इनका यूज कर सकती हैं। जैसे पर्यावरण के ऊपर कानून, जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संबंधों, संधियों और समझौतों तथा संवैधानिक नीतियों को कहा जाता है, जो प्राकृतिक पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने और पर्यावरण की संधारणीयता बनाए रखने हेतु होता है। भारत में पर्यावरण कानून अधिनियम 1986 से नियमित होता है, जो एक व्यापक विधान है। इसकी रूपरेखा केंद्रीय सरकार के
इन केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों के क्रियाकलापों के समन्वयन के लिए तैयार किया गया, जिसकी स्थापना पिछले कानून के तहत की गई। जैसे जल अधिनियम और वायु अधिनियम अन्य विधियों में भारतीय वन अधिनियम 27 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रमुख हैं। यहाँ पे दो अधिनियम बताए जा रखे हैं, भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण रक्षा अधिनियम 1986। और एनजीटी के बारे में तो आपको पता ही होगा, एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का भी गठन किया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे हम कहते हैं। तो ये भी प्रकृति को बचाने में बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। ये भी एक सांविधिक निकाय है, और ये यह एक सांविधिक निकाय है। और फिर उसके बाद ये उन क्षेत्रों के लिए कार्य करते हैं, जैसे कोई डैम बन रहा है तो वहाँ पर पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान न पहुँचे या उस पर रोक लगाना है इत्यादि, ये सब इसके अंतर्गत कार्य आते हैं। फिर हम इसमें बात करते हैं आर्थिक विकास के माप तथा सूचकों के बारे में। तो यहाँ पे आर्थिक विकास के कुछ सूचक दे रखे हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आर्थिक विकास क्या होता है, जिससे जीडीपी में भी ग्रोथ होती है और मानव कल्याण में भी वृद्धि होती है, तो उसे आर्थिक विकास के अंतर्गत हम मानते हैं। तो इसके दो सूचक होते हैं, आर्थिक सूचक और गैर आर्थिक सूचक। आर्थिक सूचकों में आता है जैसे जीडीपी में वृद्धि हो जाना। जीडीपी में वृद्धि जब होती है तो इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में बहुत लोगों के पास पैसा है, कोई भी रोजगार नहीं है, गरीबी कम है, गरीबी ना के बराबर है। इस वजह से हमारी जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन ये एक अ, मैं कहूँगा ये एक ठीक घटक नहीं है, क्योंकि इसको एक सही सूचक के रूप में नहीं माना जा सकता। जैसे कि यहाँ पे जो खा पॉइंट है उसमें लिखा है कि जीडीपी में वृद्धि केवल अमीरों की आय में वृद्धि के कारण भी हो सकती है, और इस प्रकार जीडीपी से आय के वितरण में कोई जानकारी नहीं मिल पाती। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जीडीपी में ग्रोथ तब भी हो सकती है जब जनसंख्या में अधिक दर से वृद्धि हो जाए और प्रति व्यक्ति हो जाए, और इस कारण भी जीडीपी में वृद्धि हो सकती है। या फिर जो अमीर है वो ज़्यादा उपभोग करने लग जाए, जो लग्जरी आइटम्स है उनका, तो उससे भी जो जीडीपी उस समय भी वृद्धि हो जाती है। लेकिन इससे प्रति व्यक्ति जीडीपी और जो सेवाओं की उपलब्धि वो पहले की तुलना में घट जाती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो सबकी पूर्ति के लिए सबको थोड़ा थोड़ा देना पड़ जाता है। तो ये सब बातें हैं इसमें। अब प्रति व्यक्ति जीडीपी, अधिकांश अर्थशास्त्री प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी में वृद्धि को ही विकास का सर्वोत्तम एवं व्यवहारिक सुविधाजनक मापदंड मानते हैं। किंडल बर्जर और मेयर हिंगसन, ये दो तीन नाम आप याद कर लेना। आदि अर्थशास्त्री इसी मत के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसी माप को स्वीकार किया है। प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी कि जो पर कैपिटा इनकम होता है उसी की बात की जा रही है। अ, इसको विकास का मापदंड स्वीकार कर लेने पर जनसंख्या की वृद्धि के प्रभाव पर भी विचार हो जाती है। कुल जीडीपी में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्रत्येक प्रति व्यक्ति जीडीपी की गणना होती है। मतलब कुल जीडीपी में से कुल जनसंख्या निकाल दोगे तो आपको पता लग जाएगा प्रत्येक व्यक्ति पर जो जीडीपी का प्रभाव है, प्रत्येक व्यक्ति की जो इनकम है वो कैसे कितनी है। किंतु लेकिन यह भी विकास का अधूरा मापदंड है, और इसके कई दोष हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा रखा है कि यदि किसी देश की जीडीपी और जनसंख्या में समान दर से वृद्धि हो तब भी हमें यह कहना पड़ेगा कि उस देश का विकास होगा। इस प्रकार यदि किसी कारण से किसी देश की जनसंख्या घट जाए किंतु जीडीपी स्थिर है, तो कहना पड़ेगा उस देश का विकास हुआ है। अर्थात कि जनसंख्या में वृद्धि होगी तो जीडीपी में तो वृद्धि होनी है, क्योंकि वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। और इस उससे खरीदने पे जो हमारी जीडीपी उसमें ग्रोथ होगी। लेकिन अगर हमारी जनसंख्या घट जाए और हमारी जीडीपी में वृद्धि हो, इसका अर्थात कि हमारा देश संपन्न हो रहा है, और जो लोग हैं वो वस्तुओं की डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है और गरीबी कम है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है, चूंकि प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो एक एवरेज मेजरमेंट है और एक औसत माप है, क्योंकि जब हम कुल जीडीपी में से कुल जनसंख्या डिवाइड करेंगे तो फिर हमें तो एवरेज ही मिलेगा। तो इससे हमें यह पता नहीं पड़
इससे यह हमें यह पता नहीं चल पाता कि अमीर अधिक और गरीब अधिक गरीब है कि नहीं। मतलब इसमें जो अमीर लोग होते हैं वो तो ज़्यादा खर्च करते ही हैं, इस वजह से उनकी जब इसमें इनकम होती है तो हमें गरीबों की सही आय के बारे में ठीक से जानकारी नहीं मिल पाती है। यदि प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि अमीरों की आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुई, तो तब प्रदेश के आम आदमी को उपभोग व रहन सहन के स्तर पर वृद्धि नहीं रही। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों के टोटल कितने मार्क्स आए, उसको जब आप टोटल स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, टोटल मार्क्स को टोटल स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, तो अगर उसमें कोई बच्चा फेल भी हो रखा होगा तो उसके भी मार्क्स में थोड़ी सी वृद्धि आ जाएगी। तो इससे पता नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा फेल है, किसके कम मार्क्स आए हैं, क्योंकि इससे सभी स्टूडेंट्स में बराबर से मार्क्स का जो है बंटवारा हो जाएगा। 500 अगर मार्क्स आए हैं और टोटल 10 बच्चे हैं ऐसा मान लीजिए, और उसमें से 3 बच्चे फेल हैं, लेकिन तब भी उन 10 पूरे और 7 बच्चे पास हैं। लेकिन अगर हम टोटल स्टूडेंट्स को डिवाइड टोटल मार्क्स को टोटल स्टूडेंट से डिवाइड कर दें तो हर बच्चे के जो हिस्से में है वो 50 मार्क्स आएंगे। लेकिन 3 बच्चे तो फेल हो रखे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होने की आशंका रहती है। और प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि होने पर भी प्रति व्यक्ति उपभोग में की मात्रा में वृद्धि हो आवश्यक नहीं है। प्रति प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि होने पर भी यह संभव है कि देश में गरीबी की रेखा के नीचे गुजर करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो जाए। तो कुछ दोषों के यहाँ पे कुछ दोष इसी के बारे में बताए जा रखे हैं जो हमने पढ़ा है, तो आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है। अब प्रति व्यक्ति उपभोग। कुछ विद्वानों का मानना है कि विकास का अंतिम लक्ष्य लोगों के रहन सहन और जीवन स्तर में वृद्धि करना होता है, और रहन सहन का स्तर उपभोग के लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पर निर्भर करता है। अतः प्रति व्यक्ति उपभोग का स्तर आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापदंड है, किंतु इस माप को अ, अपनी एक कठिनाई भी है। प्रत्येक देश को भविष्य में अधिक उत्पादन करने के लिए पूंजी संचय व बचत की आवश्यकता होती है, और इसके लिए उपभोग को कम करना पड़ता है। यदि कोई देश अपनी उपभोग को कम करके बचत और पूंजी निर्माण में वृद्धि कर रहा होगा तो प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर के विकास को मापदंड मान लेने पर उस देश का आर्थिक विकास माना जाएगा। दूसरी ओर यदि कोई देश वर्तमान में अपने उपभोग स्तर में तो वृद्धि कर लेता है, किंतु उसकी बचत और पूंजी निर्माण कम हो जाते हैं, तो इससे भविष्य में उसे कुल उत्पादन में कमी आने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। किंतु प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर के मापदंड के अनुसार देश का आर्थिक विकास हुआ है। तो इसमें अगर अमीर लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो इससे उपभोग स्तर में वृद्धि आ जाएगी, लेकिन इसको भी विकास का सही मापदंड नहीं माना जा सकता। आर्थिक कल्याण। कुछ विद्वानों के अनुसार आर्थिक कल्याण ही आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापदंड माना जाता है, क्योंकि आर्थिक कल्याण का विचार करते समय हम केवल यह नहीं देखेंगे कि क्या कितना उत्पादन किया जा रहा है या किस प्रकार पैदा किया जाए, इसका बंटवारा किस प्रकार हो रहा है। आर्थिक कल्याण में यह भी ध्यान रखें कि देश में जिन जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है उनका महत्व कितना है। इस प्रकार हमें मूल्यात्मक निर्णय लेने होंगे। इस तरह उत्पादन की सामाजिक लागत पर भी विचार करना होगा। यद्यपि आर्थिक कल्याण का मापदंड विकास का अधिक उपयुक्त मापदंड है, किंतु फिर भी अभी तक अर्थशास्त्रियों ने इसका व्यावहारिक रूप से प्रयोग नहीं किया है, तो इसको व्यावहारिक रूप से प्रयोग नहीं कर सकते अभी। इस कारण उन्होंने यह बताया है कि मूल्यात्मक निर्णय, न्यायपूर्ण वितरण, सामाजिक लागत आदि ऐसी बातें हैं जिसे इनकी व्यवहार में गणना करना बहुत कठिन। अब यहाँ पे जैसे कि समायोजित सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर लेते हैं हम। विभिन्न देशों के बीच तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कुछ अर्थशास्त्रियों ने समायोजित सकल राष्ट्रीय उत्पाद के विकास को मापदंड के रूप में स्वीकार करने के साथ ही इस माप के माध्यम से राष्ट्रीय आय की लेखों को समायोजित करने के लिए क्रय शक्ति संघ की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है, किंतु इस मापदंड से राष्ट्रीय आय को मापने की सीमाएं तो हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय का समायोजन करना ही उसका कोई सरल काम नहीं है। और भी कई मापदंड के प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए का प्रतिशत कम होना आर्थिक विकास का एक अच्छा मापदंड हो सकता है, पर ये सभी मापदंड एक पक्षीय
इसमें सामाजिक जो सूचक है उसमें कुछ चीज़ें शामिल है, जैसे जीवन प्रत्याशा, कैलोरी पान, मतलब कितनी कैलोरी हम ग्रहण करते हैं, शिशु मृत्यु दर, विद्यालयों में प्राथमिक कक्षा में कितनी भर्ती की संख्या। तो ये सब जो सामाजिक सूचक हैं वो थोड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमारे देश का में जो जीवन स्तर है वो कैसे है। जीडीपी में ग्रोथ होना ही लोगों की जीवन स्तर में वृद्धि नहीं कर सकता है। और जैसे यहाँ पे संयुक्त सामाजिक विकास सूचक को दिया गया है कि इस सूचक का विकास सामाजिक विकास पर संयुक्त राष्ट्रीय शोध संस्थान द्वारा किया गया। प्रारंभ में 73 सूचकों को जांचे गए, जिनमें से अंत में 16 सूचकों का चयन किए गए हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 20,000 से अधिक के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कैसा है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पशु जो प्रोटीन का उपभोग कितना करता है वो, और प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर पर कुल मिलाकर भर्ती विद्यार्थियों की संख्या, व्यावसायिक भर्ती अनुपात, प्रति कमरा औसत व्यक्तियों की संख्या। तो ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप बस इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पे ये थोड़ा मेन हो जाता है, भौतिक गुणवत्ता का जीवन सूचकांक। इसका जो प्रतिपादन है वो मॉरिस डी मॉरिस ने किया था, और इसके अंतर्गत 3 सूचकों उन्होंने लिया था, जैसे कि 1 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा कितनी है, शिशु मृत्यु और साक्षरता। तो शिशु मृत्यु और साक्षरता और एक वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा कितनी है, उन्होंने इन 3 चीज़ों को लिया था। लेकिन यह सूचक को भी अधूरा माना गया था, क्योंकि इसमें अनेक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक सूचकों को शामिल नहीं किया गया था, जैसे सुरक्षा, न्याय, मानवाधिकार इत्यादि। तो ये सब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। इसमें क्या होता था कि 1 वर्ष की जो जीवन प्रत्याशा प्रत्याशा है, जैसे कि जो हमारी जन्म दर और मृत्यु दर है उसको ध्यान में रखा जाता था। शिशु मृत्यु दर में भी गणना की जाती थी और साक्षरता में भी गणना की जाती थी, और इसके अंतर्गत अंक दिए जाते हैं। तो ये मैंने पहले भी आपको समझा रखा है फर्स्ट पार्ट में भी, तो आप वहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं इसको। हालांकि मैं इस पर फिर से एक वीडियो बना दूंगा, ये शॉर्ट नोट्स में कभी कभार आ जाता है। तो कूट्सनेट ने आधुनिक आर्थिक समृद्धि की 7 मुख्य विशेषताएं बताई। जो गुटनेट्स हैं, एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। जैसे प्रति व्यक्ति उत्पादन में तीव्र दर से वृद्धि, उत्पादकता की ऊंची वृद्धि दर, संरचनात्मक परिवर्तन की ऊंची दर, शहरीकरण व औद्योगिकरण, और तीव्र सामाजिक एवं वैचारिक परिवर्तन, आधुनिक देशों का बाहर की ओर देखने का दृष्टिकोण, भौतिक एवं मानवीय पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। और आर्थिक विकास के सूचक यहाँ पे आ जाते हैं। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व, आर्थिक विकास को प्रभावित करने तत्व। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे पूंजी निर्माण है। पूंजी निर्माण से अभी अभिप्राय है भौतिक उत्पादन साधनों का निर्माण। पूंजी निर्माण किसी देश के आर्थिक विकास की प्रमुख पूंजी है। पूंजी निर्माण का अर्थ यह है कि समाज द्वारा अपनी समस्त चालू आय को उपभोग में व्यय नहीं किया जाता, वरन आय का एक भाग पूंजीगत वस्तुओं से कल कारखानों, मशीनों, उपकरणों, भवन, बांध, सड़क, रेल, संवाद, वाहन, नहरों तथा शक्ति के निर्माण व उनके समयानुसार वृद्धि में लगाया जाता है। मानवीय संसाधन प्राकृतिक संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण है। जो देश अपने मानव शक्ति से जितनी अधिक कार्य कुशलता विवेकता से कार्य ले सकेगा, वह देश उतना ही आर्थिक विकास कर सकेगा। जनसंख्या जहाँ एक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक तत्वों में एक दायित्व होती है। यहाँ पे मानवीय संसाधन के बारे में बात की जा रही है। मानवीय संसाधन के बारे में आपको पता होगा कि जो अगर हम मानवीय संसाधन को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और रोजगार है, इन सब में वृद्धि करनी थी, तभी हम एक कुशल मानव संसाधन निर्मित कर सकते हैं। तो मानवीय संसाधन से अभिप्राय है किसी देश की जनसंख्या और उसकी शिक्षा, कुशलता, दूरदर्शिता तथा उत्पादकता से से होता है। मानवीय संसाधन आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है। तो ये सब बातें हैं। तकनीकी एवं नवप्रवर्तन, आर्थिक विकास में तकनीकी विकास एवं नवप्रवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तकनीकी प्रगति एवं नवप्रवर्तन से जहाँ एक और नई वस्तु का उत्पादन किया जाता है, वहीं दूसरे वस्तुओं की किस्म में सुधार किया जाता है। तकनीकी ज्ञान में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है और लागत में कमी आती है, और नवीन वस्तुओं का उत्पादन होता है तथा अज्ञात साधनों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सब तकनीकी और नवप्रवर्तन भी है, मानवीय संसाधन भी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजी निर्माण भी है, कैपिटल फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट एम सोलो ने अपने एक लेख में सिद्ध करने का प्रयास किया कि अमेरिका में राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि में सर्वाधिक योगदान तकनीकी परिवर्तनों का है।
अब यहाँ पे हम उद्यमशीलता यानी कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। किसी देश का आर्थिक विकास वहाँ उपलब्ध साहसिक योग्यता से प्रभावित होता है, क्योंकि जो वहाँ के बिजनेसमैन्स होते हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि वो लोग रिस्क उठाकर कई चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से देश की जीडीपी में वृद्धि होती है और रोजगार इत्यादि में भी वृद्धि होती है और नई नई तकनीकें मिलती हैं। क्योंकि विज्ञान व तकनीक के आविष्कार आर्थिक विकास के आधार पर के आधार अवश्य हैं, लेकिन निर्जीव संसाधन है। उनको सक्रिय बनाने के लिए नेतृत्व तथा साहसी क्षमता की आवश्यकता होती है। यदि देश में कुशल व योग्य पर्याप्त साहसी से इसका मतलब है कि जो बिजनेसमैन या उद्यमी जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो वे जोखिम श्रम की सक्रिय एक एक अनिवार्य साधन है। और किसी देश के आर्थिक विकास पर उस देश के संगठनात्मक ढांचे का भी प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक प्रगति तकनीकी विज्ञान तथा तकनीक नवीन खोजों का आर्थिक विकास की दृष्टि से तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक कि उन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए योग्य साहसी मनुष्य ना हो। विदेशी पूंजी विदेशी पूंजी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रखी है, फॉरेन कैपिटल के बारे में, कि अल्प विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास की परियोजना के लिए विदेशी सहयोग अथवा विदेशी पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना विदेशी सहयोग के इन राष्ट्रों का आर्थिक विकास संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अल्प विकसित राष्ट्रों के प्रति व्यक्ति आय निम्न होने के कारण घरेलू बचत की दर अत्यधिक कम होती है। घरेलू बचत की इस कमी को विदेशी पूंजी के आय द्वारा पूरा किया जा सकता है। आर्थिक कारक जैसे सामाजिक तत्व होगा, एक देश का आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ के लोगों का जीवन मूल्य क्या है, उत्पादन की नई नई तकनीकों को अपनाने की तत्परता कितनी है, लोग नई नई चीज़ों को कितनी जल्दी से अपना लेते हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज होती है उसको कितनी जल्दी से लोग अपने साथ मिला लेते हैं। और फिर वहाँ के सामाजिक मूल्य क्या है और कैसे वो लोग सामाजिक मूल्य में अपने परिवर्तन लेकर आते हैं, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। राजनीतिक घटक देश में शांति है, सुरक्षा है तथा राजनीति के स्थायित्व को सरकार आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप नियंत्रण तथा प्रोत्साहन एक सुविधा के द्वारा आर्थिक विकास के उपयुक्त वातावरण निर्माण कर सकती है। शिक्षा का प्रसार है, तकनीकी ज्ञान आर्थिक विकास के अनार्थिक घटकों में शिक्षा का प्रसार काफी महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें लोगों का पिछड़ापन कम होता है, उनकी भौगोलिक तथा व्यवसायिक गतिशीलता बढ़ती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है तथा नव प्रवर्तन की सुविधाएं बढ़ती है, भ्रष्टाचार से मुक्ति होती मिलती है। अगर भ्रष्टाचार से मुक्त होगा देश, तो उससे भी आर्थिक विकास में वृद्धि होगी, क्योंकि भ्रष्ट समाज में योजनाओं पर होने वाले व्यय का एक भाग तो सरकारी अफसर और दूसरे कर्मचारी हड़प कर जाते हैं। सरकार गलत लोगों को लाइसेंस दे देती है, करों की चोरी में करदाताओं को सरकारी अफसर भी मिले होते हैं। तो इस प्रकार एक भ्रष्टाचार जो भ्रष्ट आप जो हमारा भ्रष्ट एक अगर इन्वायरमेंट रहता है किसी जगह पर, तो उस वजह से भी हमारा आर्थिक विकास रुक जाता है। विकास की आकांक्षा विकास प्रक्रियाओं को एक मशीनी प्रक्रिया नहीं समझा जाना चाहिए। किसी भी देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया की गति उस देश के लोगों की विकास के लिए आकांक्षा पर निर्भर करती है। यदि चेतना का स्तर नीचा है और जनसाधारण ने गरीबी को अपने भाग्य मान लिया, तो आर्थिक विकास की अधिक संभावना नहीं होगी। आर्थिक समृद्धि के लिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अनुकूल हो, संसार के सभी देशों में राजनीतिक शांति व स्थिरता हो, पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे, विदेशी पूंजी प्रवाह तथा विदेशी व्यापार की संभावनाएं हैं, तो इसके विकास कार्य कार्य में सुगमता आती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पूंजी निर्माण की। पूंजी निर्माण वह प्रक्रिया जिसमें बचत व निवेश के द्वारा पूंजी स्टॉक में वृद्धि की जाती है, पूंजी निर्माण कहलाता है। आधुनिक आर्थिक विकास का मूल आधार पूंजी ही है। अर्थात जब हम बचत करते हैं तो जब हम इनकम हमें मिलती है, तो इसके द्वारा जो हम कंजम्पशन के बाद जो हमारे पास बचता है पैसा, उसमें हम बचत करते हैं, तो इसे हम पूंजी के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कहीं पे फैक्ट्री बन रही है तो उसमें हम थोड़ा सा निवेश करेंगे, जिससे कि वहाँ पे उससे जो फायदा हो उत्पादन बढ़ने पर वो हमें भी मिले, तो इस प्रकार निवेश किया जाता है। भारतीय योजना आयोग जो है उसके अनुसार किसी भी देश का आर्थिक विकास पूंजी विकास की विकास पूंजी की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है। आय एवं रोजगार के अवसरों की वृद्धि तथा उत्पादन की पूंजी पूंजी के अधिकाधिक निर्माण में है। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण नहीं होता तो वह देश अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकता है।
पूंजी निर्माण से अर्थ है बचत करने, उस बचत को उद्योगों में करने से। पूंजी उत्पादन अनुपात उत्पादन अनुपात से अर्थ है कि उत्पादन की एक इकाई के लिए पूंजी की कितनी इकाइयों की आवश्यकता है। उपलब्ध पूंजी का निवेश करने पर उत्पादन में किस दर से वृद्धि होती है? यदि 5,000 की पूंजी विनियोजित करने पर उत्पादन 1,000 के बराबर हो तो पूंजी उत्पादन अनुपात 5:1 अनुपात तक कहलाएगा। पूंजी उत्पादन अनुपात बराबर होता है हमारा कुल पूंजी उसके अपॉन में कुल उत्पादन। तो इस प्रकार से आप पूंजी उत्पादन अनुपात निकाल सकते हैं। हालांकि एग्जाम में पूंजी उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले से इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती ज़्यादा। पूंजी उत्पाद अनुपात के दो प्रकार होते हैं, औसत पूंजी उत्पाद अनुपात, वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात। इसमें प्रथम पूंजी की कुल मात्रा कुल उत्पाद के बीच अनुपात को प्रदर्शित करती है। जो इसमें जो औसत पूंजी उत्पाद अनुपात है, एवरेज पूंजी उत्पाद अनुपात है, वह पूंजी की कुल मात्रा और कुल उत्पाद के बीच जो है वो अनुपात को प्रदर्शित करती है। जबकि जो वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात है वो पूंजी तथा उत्पाद की मात्रा में वृद्धि के बीच उपस्थित अनुपात को प्रदर्शित करती है। जो प्रथम वाली वो टोटल मात्रा और टोटल उत्पाद, और जो वृद्धिमान पूंजी उत्पाद है वो पूंजी तथा उत्पाद की मात्रा के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे यही सब बातें बताई जा रही है। जैसे विकासशील देशों की सबसे बड़ी आवश्यकता प्रति व्यक्ति पूंजी की मात्रा में वृद्धि होने प्रति व्यक्ति पूंजी की मात्रा में होने वाली वृद्धि की है। आर्थर लेविस के अनुसार इन देशों में तीव्र आर्थिक विकास तीव्र पूंजी निर्माण द्वारा संभव है, जिसमें पूंजी के साथ ज्ञान और कुशलता को भी शामिल किया गया है। आर्थर लेविस ने पूंजी निर्माण को आर्थिक विकास का केंद्रीय समस्या कहा है। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। उपयुक्त विवेचना के उपरांत आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। जैसे पूंजी निर्माण में उत्पादकता की वृद्धि। पूंजी निर्माण के द्वारा उत्पादकता क्षमता बढ़ती है। ये वृद्धि वर्तमान आय के उस अनुपात पर निर्भर करती है जिसे बचत को विनियोग के रूप में बदला जा रहा है। एक देश में जितना अधिक पूंजी संचय होगा उसकी विनियोग क्षमता उतनी ही अधिक होगी। मतलब जितनी ज़्यादा सेविंग्स होगी उतनी ही ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो पूंजी संचय द्वारा उत्पादन के जटिल विधियों का प्रयोग संभव हो पाता है। उत्पादन में विशिष्टीकरण बड़े पैमाने का उत्पादन संभव बनाता है। पूंजी का गहन उपयोग व पूंजी का विस्तार संभव होता है। पूंजी निर्माण से आर्थिक और सामाजिक ऊपरी मध्य पूंजी की प्राप्ति होती है, जिससे बाजार की अपूर्णताएं दूर होती है। पूंजी निर्माण पूंजी की मात्रा में वृद्धि करके पूंजी की गहनता एवं पूंजी के विस्तार को संभव बनाता है। पूंजी निर्माण एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि। कम विकसित देशों में जहाँ जनसंख्या अधिक हो वहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि पूंजी क्षमता अनुपात की वृद्धि से संभव होती है। यदि यह देश पूंजी श्रम अनुपात को बढ़ाना चाहे तो मुख्य समस्या यह आती है कि जनसंख्या जनवृद्धि के साथ साथ पूंजी श्रम अनुपात गिरता है। इससे सीमित करने के लिए काफी अधिक मात्रा में शुद्ध विनियोग करने पड़े। अतः पूंजी निर्माण द्वारा उत्पादन के साथ रोजगार वृद्धि के प्रयास किए जाते हैं। पूंजी निर्माण और तकनीकी प्रगति। कम विकसित देशों में तकनीकी प्रगति की प्रस्तावना पूंजीगत संसाधनों की वृद्धि के द्वारा लाई जाती है। इन देशों में पूंजी का अभाव मुख्य समस्या है। अतः पूंजी गहन तकनीक को प्रारंभ में अपनाया जाना व्यवहारिक नहीं होता। प्रोफेसर शुमाकर ने मध्यवर्ती तकनीकों और विकसित देशों के विकास हेतु बेहतर एवं कारगर उपाय बताए हैं। मानवीय पूंजी का निर्माण। मानवीय पूंजी से तात्पर्य शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण की सेवाओं में किया गया विनियोग। प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स के अनुसार मुख्य पूंजी स्टॉक व्यक्तियों को प्रशिक्षण, चरित्र एवं कार्यकुशलता है। इसमें किए गए विनियोग से कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। वास्तव में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गतिशील करने में गुणात्मक घटकों का योगदान होता है और आर्थिक कल्याण में वृद्धि। पूंजी निर्माण के द्वारा देश के प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का अधिक दोहन संभव होता है। इससे उत्पादकता बढ़ती है। जनता वस्तु एवं सेवाओं की बढ़ती हुई मात्रा व विविध किस्मों का उपयोग कर सकती है। उनकी विविध आवश्यकताएं संतुष्ट होती है। उपभोग जो क्षमता में वृद्धि होती है उससे व्यक्तियों का जीवन स्तर बढ़ता है। तो फिर उसमें 6th पॉइंट है दूसरा प्रसारित दबावों को सीमित करना। पूंजी निर्माण द्वारा उत्पादन में वृद्धि संभव होती है जिससे आय बढ़ती है और आय की वृद्धि से वस्तुओं की मांग बढ़ती है।
अल्पकाल में पूर्ति के अनुकूल मांग जो बढ़ाती है संभवतः संभव नहीं होती कि लेकिन विनियोग के समुचित प्रभाव द्वारा कुछ समय के बाद पूर्ति में वृद्धि होती है और अल्प विकसित देशों में ऐसी परियोजनाओं पर विनियोग किया जाना चाहिए जो अल्प अवधि में उत्पादन करने में समर्थ हो। इत्यादि इसमें बातें हैं जैसे भुगतान तंत्र के असमयोजन का निराकरण। कम विकसित देश प्राय भुगतान संतुलन के असाम्य से पीड़ित होते हैं, मतलब असंतुलन से पीड़ित होते हैं। इसका कारण निर्यातों के सापेक्ष आयात का जो अधिक होना होता है वो होता है। लेकिन जब पूंजी निर्माण होगा, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होगी, तो इससे उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे हम आयात कम करना पड़ेगा क्योंकि हम उन वस्तुओं का उत्पादन अपने ही देश में कर सकते हैं। तो इससे भुगतान संतुलन संतुलित होने की स्थिति में हो जाता है। तो ये बातें थी। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मानव पूंजी निर्माण का अर्थ क्या होता है। तो मानव पूंजी निर्माण से अभिप्राय देश की जनसांख्यिकी योग्यताओं और कौशल के विकास से है। यह कौशल शिक्षा और अनुभव वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने और उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया है। मानव पूंजी निर्माण का संबंध व्यक्ति में निवेश और उसके सृजनात्मक और उत्पादक संसाधनों के रूप में विकास से है। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत मानव पूंजी निर्माण के 5 यहाँ पे स्रोत लिखे हैं। शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रवसन पर व्यय और सूचना पर व्यय। इसमें वृद्धि करके सोर्सेज हैं, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के तौर पर वृद्धि करके इसको बढ़ा सकते हैं। ये मानव पूंजी निर्माण से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसे करके जाना आवश्यक हो जाता है आपके लिए, तो इसे करके जाना। तो मानव पूंजी निर्माण को निम्न तरीके से बढ़ाया जा सकता है शिक्षा पर व्यय करके। मानव शक्ति की उचित उपयोगिता लोगों की शिक्षा और प्रशिक्षण की प्रणाली पर निर्भर करती है। एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होता है, जो उस अशिक्षित व्यक्ति से अधिक आय अर्जित करने योग्य बनाता है। अर्थशास्त्रियों ने देश में शैक्षणिक स्तरों के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया है, क्योंकि यह विकास की प्रक्रिया को बढ़ाता है। व्यक्तियों द्वारा शिक्षा पर व्यय कंपनियों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय के समान है। शिक्षा आर्थिक विकास में योगदान देती है। शिक्षा लोगों को आर्थिक धन अर्जित करने में क्षमता प्रदान करती है, बेहतर सामाजिक स्थिति और गर्व प्रदान करती है। यह व्यक्ति को जीवन में बेहतर चयन करने योग्य बनाती है, समाज में होने वाले परिवर्तन को समझने समझाने हेतु ज्ञान प्रदान करती है। तो इत्यादि चीजें से शिक्षा आर्थिक विकास में योगदान देती है। स्वास्थ्य पर वह स्वास्थ्य पर वह मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से स्वस्थ श्रम शक्ति की पूर्ति को बढ़ाता है। क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक ज्यादा उत्पादन करने में सक्षम होता है। खराब स्वास्थ्य और अल्प पोषण मानव शक्ति की गुणवत्ता को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। एक बीमार श्रमिक जिसे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, कार्य से अनुपस्थित रहने को विवशता उत्पादकता की हानि होती है इससे। और इस कारण उत्पादक श्रम बल को बनाने और बनाए रखने के लिए समाज में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य पर वह महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्य के दौरान प्रशिक्षण, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। कार्य के दौरान प्रशिक्षण, जैसे कि पहले बताया कि मानव पूंजी में सुधार के रूप में भौतिक पूंजी की उत्पादकता बहुत बढ़ जाती है। इस कारण से बहुत सी जो फर्में होती है श्रमिकों को कार्य के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करती है। ऐसे प्रशिक्षण का यह लाभ होता है कि शीघ्रता से बिना अधिक लागत के प्रदान किया जा सकता है। श्रमिकों की कुशलता और क्षमता को बढ़ाकर उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करता है। कर्मचारियों के कार्य के दौरान प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद फर्म इस बात पर जोर देती है कि श्रमिकों को एक निश्चित अवधि के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि वह प्रशिक्षण के कारण बड़ी उत्पादकता के लाभ को वसूल सके। प्रवसन पर व्यक्ति ऊंचे वेतन देने वाली नौकरियों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवसन करता है। बेरोजगार व्यक्ति कार्य की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवसन करते हैं। तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति दूसरे देशों में प्रवसन करते हैं, ताकि वे वहाँ ऊंचा वेतन पा सकें। तो इस कारण जो है प्रवसन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर जो व्यय है उसमें वृद्धि हो जाती है, जैसे यातायात लागत में वृद्धि होना या जो जीवन निर्वाह की ऊंची लागत है उसमें वृद्धि हो जाना, ये सब चीजें आ जाती है इसमें। तो प्रवसन पर व्यय करके हम मानव पूंजी निर्माण का जो एक स्रोत है कि प्रवसन किए गए स्थान पर बढ़ी हुई आय प्रवसन के कारण लागत में हुई वृद्धि से अधिक होती है। मतलब जिस जगह हम जाते हैं तो वहाँ पे आय बढ़ती है, जो कि हमारे प्रवसन के कारण जो लागत में वृद्धि होती है उससे अधिक होती है।
तो ये भी एक पूंजी निर्माण का एक स्रोत ही होता है। तो अगर हम प्रवसन में लगने वाली जो लागत है उसको अगर हम कम कर दें तो इससे हमारी आय में और ज़्यादा वृद्धि होगी, जिस कारण जो हमारा आर्थिक विकास है, जो हमारा पूंजी निर्माण है उसमें भी ज़्यादा वृद्धि होगी। तो हमें सूचनाओं पर व्यय श्रम बाजार और अन्य बाजारों से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने में व्यय होता है। इससे शैक्षणिक संस्थाओं उनके शैक्षणिक स्तर और शिक्षा की लागत के बारे में सूचना एकत्रित करने पर किया गया व्यय सम्मिलित होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। मानव पूंजी और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास से विपरीत एक देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है। एक शिक्षित व्यक्ति का आर्थिक विकास अशिक्षित व्यक्ति से कहीं अधिक होता है। इस प्रकार एक स्वस्थ व्यक्ति भी एक लंबी समय अवधि तक बिना किसी बाधा के श्रम पूर्ति को प्रदान करते हैं आर्थिक विकास में योगदान देता है। तो मानव पूंजी निर्माण आविष्कारों नव परिवर्तन और तकनीकी सुधार को प्रोत्साहन देता है। मतलब मानव पूंजी निर्माण जितना अधिक होगा इससे जो हमारे आविष्कार है नव परिवर्तन और तकनीकी सुधार उसमें वृद्धि होते ही रहेगी। क्योंकि शिक्षा समाज में परिवर्तन और वैज्ञानिक प्रगति को समझने हेतु ज्ञान प्रदान करती है और इस प्रकार आविष्कारों और नव परिवर्तनों को सुगम बनाती है। इस प्रकार शिक्षित श्रमबल की उपलब्धता नई तकनीकों को अपनाने में सुगम बनाती है। शिक्षित शिक्षित श्रमबल की उपलब्धता जो होती है वो नई तकनीकों को जल्दी और सुगम तरीके से अपना पाते हैं। मानव पूंजी निर्माण की क्या भूमिका है? तो मानव पूंजी निर्माण की भूमिका या महत्व निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होती है। पहला है भौतिक पूंजी निर्माण का अभाव। भौतिक पूंजी के उत्पादकता और विकास मानव पूंजी निर्माण पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। भौतिक पूंजी का निर्माण अर्थव्यवस्था में मानव जाति के कड़े और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य के प्रयोग द्वारा भी किया जा सकता है। अतः मानव कौशल उनके उनके प्रयास भौतिक पूंजी के प्रभावपूर्ण उपयोग में काफी सहायक होते हैं। तो जैसे यहाँ पे टेबल दी जा रखी है कि भौतिक पूंजी का प्रभावपूर्ण उपयोग करना उच्च उत्पादकता आविष्कार नवप्रवर्तन और तकनीक सुधार व्यवहार का आधुनिकीकरण जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और जीवन में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रित करने के लिए मानव पूंजी निर्माण की भूमिका अधिक हो जाती है। तो हम यहीं पे इसे विस्तार से पढ़ रहे हैं। उच्च उत्पादकता और उत्पादन मानव पूंजी निर्माण उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती है क्योंकि जन ज्ञानवान और प्रशिक्षित श्रमिक संसाधनों को बेहतर प्रयोग कर पाते हैं। उत्पादकता और गुणवत्ता उत्पादन वृद्धि लोगों के तकनीकी कौशल में सुधार करती है। इससे केवल शिक्षा प्रशिक्षण और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखकर ही प्राप्त किया जा सकता है। आविष्कार नव प्रवर्तन और तकनीकी सुधार मानव पूंजी निर्माण तकनीकी नव परिवर्तनों को बढ़ावा देता है और नई तकनीक को प्रयोग को ग्रहण करने की योग्यता उत्पन्न करता है। समाज में परिवर्तनों को वैज्ञानिक प्रगति जो कि आविष्कार और नवप्रवर्तन को बदलाव करती है को समझने में शिक्षा ज्ञान प्रदान करती है। जो समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं जो वैज्ञानिक प्रगति हो रही है उसको समझने में जो है शिक्षा जो है वो सहायक होती है, वो ज्ञान प्रदान करती है। व्यवहार का आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स ज्ञानी प्रशिक्षित और शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रभावशाली उपकरण होते हैं। कि व्यक्ति ज्ञानी और शिक्षित होता है और शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है जिससे वो समाज का बेहतर तरीके से निर्माण कर सकता है। एक देश का आर्थिक विकास लोगों के दिमाग और विकास के लिए इच्छा शक्ति उत्पन्न करने हेतु उसके बदलते व्यवहार पर निर्भर करता है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि मानव पूंजी निर्माण का लोगों के जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है। स्वास्थ्य सुविधाएं और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता लोगों को स्वस्थ और लंबा जीवन व्यतीत करने योग्य बनाते हैं और बदले में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। जीवन गुणवत्ता में सुधार जनसंख्या की गुणवत्ता शिक्षा के स्तर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य और लोगों द्वारा प्राप्त की गई कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। मानव पूंजी निर्माण लोगों को केवल उत्पादक और सृजक ही नहीं बनाता बल्कि लोगों को जिंदगी को ही रूपांतरित कर देता है। तो ये सब बातें हैं जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण होता है इससे। यहाँ पे कुछ यहाँ पे इसके प्रॉब्लम्स बताई जा रखी है मानव पूंजी निर्माण की। तो जैसे अपर्याप्त संसाधन मानव पूंजी निर्माण के लिए आवंटित संसाधन आवश्यक संसाधनों से काफी कम रहे हैं। इस कारण मानव पूंजी निर्माण की जो सुविधाएं हैं वो बहुत अपर्याप्त रही। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि अपर्याप्त संसाधन हो गए
गंभीर अकुशलताएं, बुद्धिजीवी अपवहन। बुद्धिजीवी अपवहन का मतलब है कि जो लोग बेहतर कार्य अवसरों की तलाश में और बढ़िया वेतन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए। ये सब व्यक्ति जो होते हैं वो जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं वो कई बार वेतन और अच्छे अवसरों की तलाश में अ, एक देश को छोड़कर अन्य देश में जाकर बस जाते हैं, तो इस कारण भी जो मानव पूंजी निर्माण है उसको हानि पहुंचती है। और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, जनसंख्या में लगातार वृद्धि से मानव पूंजी निर्माण की गुणवत्ता को विपरीत रूप से प्रभावित किया है। यह सुविधाओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को कम कर देता है। जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, जनसंख्या अधिक होगी तो संसाधनों का जो आवंटन है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा सभी लोगों को। कई असंतुलन, संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उच्च शिक्षा की ओर से स्थानांतरित कर दिया गया है, जो कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की तुलना में बहुत कम लोकप्रिय होता है। इस कारण से अर्थव्यवस्था की सामान्य उत्पादकता नीचे रही है। उचित मानव शक्ति नियोजन की कमी, विभिन्न वर्गों में विशेषकर उच्च प्रशिक्षित व्यक्तियों के संदर्भ में मानव संसाधन की मांग और पूर्ति के बीच असंतुलन पाया जाता है। इस संतुलन के अभाव से संसाधनों का अपव्यय, विज्ञान और तकनीक, शिक्षा के संदर्भ में आधुनिक तकनीक के विकास और विज्ञान के क्षेत्र में प्रदर्शन विशेष रूप से असंतोषजनक रहा। तो यहाँ पे भारत में इसके संबंध में कुछ संभावनाएं बताई जा रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है इसको बढ़ावा देने के लिए, और निजी हस्तक्षेप की आवश्यकता है, क्योंकि निजी हस्तक्षेप से नए नव प्रवर्तनों में को बढ़ावा मिलता है, नई तकनीकों में सुधार हो, जो तकनीक होती है उसमें सुधार होता है, नई नई तकनीक आती है, रोजगार बढ़ता है, शिक्षा में भी न्यू टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दिया जा सकता है। सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है इसके लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय का महत्वपूर्ण दीर्घकालीन प्रभाव होता है और उन्हें आसानी से पलटा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि एक बच्चा स्कूल में भर्ती किया जाता है या स्वास्थ्य देखरेख केंद्र में भर्ती किया जाता है और ऐसी संस्था में वांछित सेवाएं प्रदान नहीं की जाती, तब बच्चे को किसी दूसरी संस्था में स्थानांतरित करने के निर्णय लेने से पूर्व भी बहुत बड़ी हानि हो चुकी होगी। अर्थात अगर बच्चा शिक्षित नहीं होगा तो इससे वो जो है नई टेक्नोलॉजीज को समझ नहीं पाएगा, जिस कारण मानव पूंजी निर्माण को हानि होगी। या फिर अगर उसको स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक प्रकार से नहीं मिली बीमार होने पर, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार भी मानव पूंजी निर्माण को हानि हो सकती है। इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ता और उनकी लागत के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होती। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानकर्ता एक अधिकारी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और उसको शोषण में शामिल हो सकते हैं। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन सेवाओं के निजी प्रदानकर्ताओं सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को अपनाए और सही कीमत वसूल कर सके, और सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी यहाँ पे, जैसे आधारभूत शिक्षा और स्वास्थ्य देखरेख प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो इसके इसमें भी सरकार को योगदान इसलिए भी इसमें सरकार को योगदान देने की आवश्यकता है। भारत जैसे एक विकासशील देश में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है और आधारभूत शिक्षा और स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं को प्राप्त करने में असमर्थ है। इसके अलावा हमारी जनता का एक बड़ा हिस्सा विशेष उत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता। इससे भी आगे, जब आधारभूत शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को जनता का अधिकार माना जाता है, तभी आवश्यक होता है कि सरकार योग्य नागरिकों को और सामाजिक पिछड़े वर्गों को लोगों को निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। इसलिए जो आरक्षण इत्यादि रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाती है, ताकि जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनको सुविधाएं दिलाई जा सकें। और सरकारी अस्पताल में इसलिए कई बार मुफ्त इलाज से संबंधित चीजें भी होती हैं, तो उनको उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार इन सभी कार्यों को संलग्न होती है। तो संघ और राज्य सरकार का ये दायित्व हो जाता है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में व्यय को बढ़ाए, ताकि साक्षरता 100% और स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनको भी प्राप्त कराने का उद्देश्य पूरा किया जा सके। तो ये हमारा पूरा जो हमारी यूनिट 1 और 2 है वो दोनों कंप्लीट होती है। आगे आने वाली वीडियोस में हम यूनिट करेंगे और उसमें आगे की बातें करेंगे, फिर हम जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। तो धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली हो तो अ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको किसी विषय के बारे में
और जानकारी चाहिए तो उसके बारे में कमेंट करें और जिसको इसकी आवश्यकता हो उसे इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।